नागरिक आजादी को प्रभावित करने वाली कोई भी कोशिश सरकार के द्वारा भी अगर की जा रही है वह निंदनीय है, उसकी आलोचना होनी चाहिए, उसका विरोध होना चाहिए। आज देश की विकास दर क्या है सबके सामने है। इनको आप अतीत पढ़ा करके छिपा जाएंगे क्या? लोग ये जानेंगे नहीं कि जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ था तो 90 लाख लोगों को मताधिकार से वंचित किया गया था, उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया। 27 लाख जो एक कह रहे थे कि मैं साहब जिंदा हूं, उनका नाम तार्किक विसंगति के नाम पर उनका नाम मतदाता सूची में डाला गया। जिस तरह का विकास आपने कर लिया शिक्षा में, विज्ञान में, आर्थिक क्षेत्रों में, कृषि में, तमाम जहां हमने विकास किया वो आज संभव है क्या? आज प्राथमिकताओं में है वो? नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। दोस्तों, मोदी सरकार का एजेंडा है कैसे जो अतीत में लौटिए और अतीत को वर्तमान जो उनका है उसको छुपाइए, उस अतीत के जरिए उस पर पर्दा डालने की कोशिश करिए। इमरजेंसी 1975 आज ही के दिन 25 जून जब ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, घोषणा हुई थी। 26 जून 1975 से लागू हुई थी। अब निकल कर आ रहा है कि जो सरकार है वो इमरजेंसी को 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल कर रही है। हो गया है। लेकिन सवाल बड़ा यही है कि आप जो आज कर रहे हैं तो आपके कार्यकाल में, आपके दौर में क्या-क्या हुआ है? क्या-क्या आपने ऐसा किया है जो इस देश के लिए घातक रहा है? जो आरोप है, तो फिर कल वो पढ़ाया जाएगा। तो जो ये चल रहा है, ये जो मैंने कहा ना कि आज जो आप कर रहे हैं, कल वो आप का अतीत बनेगा और आप अतीत के आड़ में जो अपनी बातें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी पर बातचीत करने के चलेंगे बेहद खास मेहमान जो हम बात करते हैं सुनील शुक्ल साहब को जुड़ गए। सुनील सर बहुत स्वागत। ये चल रहा है, ऐसा नहीं है, पहली बार नहीं है। इमरजेंसी का पाठ कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में शामिल पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आपकी सत्ता है, आपको जो करना है, जो आपकी मर्जी, अब तो है ही, चल ही रहा है, मेरी मर्जी के हिसाब से सरकार चल रही है। ये सब जो है, कल जब आप सत्ता से हटिएगा या हटाई जाइएगा, या जनता तो जनता है, जनता चुनती है सरकारों को, फिर क्या कुछ होगा जो मैंने कहा, फिर क्या यही सब पढ़ाया जाएगा कि ईडी ने क्या किया था, इनकम टैक्स ने क्या किया था, कैसे संवैधानिक संस्थाएं पेश आती थी, क्या कुछ रोल लोकसभा के जो मुखियाओं का होता था, या ऐसे तमाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ज्ञानेश कुमार या राजीव कुमार, क्या क्या फिर सब कुछ पढ़ाया जाएगा शायद कल। जो आप बोल रहे हैं वही काटिएगा कल आप। धन्यवाद संजीव जी। ये बड़ा भ्रम होता है लोगों को कि हम जो पढ़ाएंगे लोग वही पढ़ेंगे। आप अगर ये नहीं पढ़ाते हैं, आज की सरकार ये नहीं पढ़ने देना चाहती है, या अपने पाठ्यक्रम में नहीं रखती है, या अपने द्वारा जो किताबें लिखवा रहे हैं उसमें नहीं लिखती है कि आरएसएस की भूमिका क्या रही है आजादी के आंदोलन में, तो क्या लोग जानते नहीं है, पढ़ते नहीं उसको? क्या इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं है? अगर जो भारतीय जनता पार्टी या संघ की जो भूमिका देश के इतिहास में रही है उसको लोग याद नहीं करते हैं, लोग उसकी जानकारी किसी को नहीं है। खूब है, ठीक है, देश के प्रत्येक नागरिक को देश की संवैधानिक संस्थाओं की गतिविधियों को जानने का अधिकार है और वो जाना चाहिए। लेकिन सवाल आज ये नहीं है कि 50 साल पहले, आधी सदी पहले क्या हुआ था। जब 1975 में इमरजेंसी लगी, उस समय देश की स्थितियां क्या थी, इमरजेंसी में क्या हुआ, उसको भी जानना चाहिए। लेकिन आज जो व्यक्ति, आज का जो युवा है, या आज की जो पीढ़ी है, आज का जो जेन जी है, वो तो ये देख रहा है ना कि उसके सामने किस तरह की स्थितियां हैं। वो तो देखेगा कि 1975 में जो आपात स्थिति लगी थी उस समय हालात क्या थे और आज क्या है। उस समय जब 1977 में जब आजाद चुनाव की घोषणा की गई तो कोई नेता जेल में नहीं था। किसी राजनीतिक दल का जो पार्टी का खाता है, बैंक खाता, उसको सीज नहीं किया गया था। जो नेता गिरफ्तार किए गए थे सभी नेता छोड़ दिए गए, बाहर आ गए। निर्वाचन आयोग की भूमिका, या आप क्या ये नहीं पढ़ा पाएंगे ना कि नामांकन पत्र आधारहीन तरीके से कैसे खारिज किया जाता है और निर्वाचन आयोग मौन रहता है। लोग ये जानेंगे कि आज के दौर में आप बिल्कुल पढ़ाइए, जो कुछ भी तथ्य हैं उन तथ्यों को देश के सामने रखिए, किसी को इस पे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन लोग ये भी जानेंगे, ये भी पढ़ाइए उनको कि किस तरीके से एसआईआर के बहाने 90 लाख, 2 करोड़, 1.5 करोड़ विभिन्न राज्यों में मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया। ये
तार्किक विसंगति के नाम पर लाखों लोगों को मतदान से वंचित कर दिया गया। ये सब, इस सबकी जानकारी दीजिए उनका। एक तरफा जानकारी ये आपत्तिजनक है। अगर आप 1975 के आपातकाल की याद दिलाना चाहते हैं, हर साल देश याद करता है, कोई ऐसा नहीं कि देश याद नहीं करता। 25-26 जून को हर पूरा देश याद करता है कि देश में आपातकाल की घोषणा हुई थी, और उस बहाने यह भी याद करता है कि आज देश की स्थितियां कैसी हैं, आज किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं पर नियंत्रण किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका क्या रह गई है, नागरिक आजादी कितनी सुरक्षित है। आज लोग यदि इस बात को याद करते हैं कि कम से कम इमरजेंसी में जेल में यह नहीं हुआ था कि किसी वृद्ध उम्रदराज कैदी केवल सिपर मांगे और उसको न मिले, और सिपर को लेकर के उसकी जान चली जाए। ये तो किसी एक भी दृष्टांत नहीं मिलता। कोई विश्वविद्यालय का कोई विद्वान व्यक्ति है, उसको जेल में डाल दिया गया, सालों साल जेल में वो व्यक्ति पड़ा हुआ, और विकलांग व्यक्ति जेल से निकलने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। ये भी तो इतिहास सामने है, ये तो आज का वर्तमान है। आप पढ़ा लीजिए कि मेरा मत है कि कोई भी तथ्य हो, किसी के बारे में कोई तथ्य हो, वह तथ्य पूरे देश के सामने होना ही चाहिए, लेकिन सब्जेक्टिव नहीं। आप समग्रता में चीजों को रखिए, लोग जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, बिल्कुल रखा जाना चाहिए। लेकिन अगर ये कोई ये सोचता हो कि अतीत की बातें पढ़ा करके वर्तमान को आप उनकी आंखों से उजल कर देंगे, ये संभव नहीं है। क्योंकि आप अतीत को जो जी चुके हैं वो भी जानते हैं, और जो वर्तमान में जी रहे हैं वो भी जानते हैं। दोनों तथ्य लोगों के सामने है। भारतीय जनता पार्टी ये काम करती रही है। आप कई बार आप सोचेंगे कि जो ये सरस्वती शिशु मंदिर है, इनका राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया जाता। पहले मैं ये सोचता था कि चूंकि कांग्रेस की सरकारें हैं, कांग्रेस की सरकारें संघ द्वारा संचालित जो विद्यालय हैं उनका राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहती होंगी, उनको संसाधन नहीं देना चाहती होंगी। एक लेमैन के हिसाब से मैं एक दृष्टि से सोचता था इसको, और मैं कई लोगों से पूछता भी था तो ये बात यही कहते थे कि सरकार नहीं चाहती। आज क्यों नहीं है? आज तो गुजरात में, मध्य प्रदेश में कई सालों से सरकार है बीजेपी की। कई ऐसे राज्य हैं जहां सरकारें आती हैं जाती हैं। उत्तर प्रदेश से पिछले 8 वर्षों से सरकार है। बिहार में मिलीजुली सरकार सालों साल रही है, और आज तो पूरी तरह से बीजेपी की सरकार है। राजस्थान में आज बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है। तो क्यों सरस्वती शिशु मंदिरों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जा रहा है? उनके प्राध्यापकों को, उनके शिक्षकों को सरकारी वेतनमान क्यों नहीं दिया जाता? यह आशंका लोगों के मन में कौनती नहीं है। जब आप तह में जाएंगे तब पता चलता है कि ये अपने एजेंडे के साथ उन विद्यालयों में शिक्षा देते हैं। जिस तरह से मदरसों को कटघरे में खड़ा किया जाता है, और भी मतलब ठीक है लेकिन फिर भी मैं तो सर ये भी देखता हूँ कि हमने देखा है सरस्वती शिशु मंदिरों का, आपने जैसे मध्य प्रदेश में ही 2003 से लगातार बीजेपी सत्ता में है, कुछ 15 महीने का कार्यकाल छोड़ दे, या छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं, तो जो उनके जो केंद्र हैं, उनकी जमीनें, उनका कंप्लीटली वो उनका इंफ्रा, उनके पास और भी जो संसाधन जैसे जैसे हो सकते थे, बेशकीमती सरकारी जमीनें और तमाम सब कुछ अलॉटमेंट है, सब कुछ है, वो उस तरीके से हो रहा है सारा। लेकिन आप जो कह रहे हैं उसके पीछे वही है कि आप राष्ट्रीयकरण नहीं चाहते कि फिर वो आपका कहीं ना कहीं वो जो एक एजेंडा है वो आ जाएगा। जो संवैधानिक मानक है उनका उल्लंघन नहीं कर पाएंगे आप, नहीं कर, फिर तो आपको उसके अनुसार अपना सिलेबस तय करना पड़ेगा। आप जो एक अपने हिसाब से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखते हैं वो नहीं रख पाएंगे ना। फिर तो आप जो देश भर में जो संवैधानिक जरूरतें हैं उसका पालन करना पड़ेगा। संविधान बदल देंगे आप तो जो चाहे सो कर लीजिए, जो आप चाहते हैं संविधान बदलना, लेकिन आज तो नहीं कर पाएंगे आप। अगर यह संविधान में लिखा है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता तो नहीं किया जा सकता। आपकी मजबूरी होती है कि आपको जो 5 किलो का अनाज है मुसलमानों को भी देना पड़ता है, अन्यथा आप नहीं देने के लिए तैयार है। तो स्थिति यह है, आप बिल्कुल जो भी इतिहास है पुराना, और इतिहास पुराना ही होता है, लेकिन आज सरकार के से लोग ये नहीं जानना चाहते ये किताबें कैसे लिखी जाएंगी, इतिहास को कैसे देखा जाए। इतिहास लिखना इतिहासकार का काम है, यह सरकार का काम नहीं है।
इतिहासकार अपने नजरिए से देखता है, उसका एक दृष्टिकोण होता है, अलग अलग इतिहासकार अपने अपने दृष्टि से देखते हैं और वो किताबें लिखते हैं, तथ्यों को लोगों के सामने रखते हैं। पाठ्यक्रम तैयार करना सरकार का काम नहीं है, ये राजनीतिक दायित्व नहीं है किसी भी सरकार का। ये काम एकेडमिक लोगों का है, एकेडमिक लोगों पर छोड़िए, करेंगे अपना। लेकिन आप दखलंदाजी क्यों देना चाहते हैं? केवल इसलिए कि आप अपने हिसाब से नैरेटिव सेट कर लें, तो वो होगा नहीं। क्योंकि आज लोगों के सामने इतिहास भी है और वर्तमान भी है। वर्तमान लोग ये देख रहे हैं कि किस तरीके से एक विचारधारा विशेष को प्रोत्साहित किया जा रहा है, और जो इस देश की परंपरा रही है, खासियत रही, विशेषता रही है, बहुभाषी होने का, बहुसंस्कृति होने का, बहुधर्मी होने का, ये तमाम जो हमारी खासियतें रही हैं उसको समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। ये क्या इस देश के लोग से स्वीकार कर लेंगे? नहीं, आज नौकरी की क्या स्थिति है, रोजगार की क्या स्थिति है, ये आप सबके सामने है। आज देश की विकास दर क्या है, ये सबके सामने है। इनको आप अतीत पढ़ा करके छिपा जाएंगे क्या? या आपका वर्तमान इतना उज्जवल है, इतना शानदार है कि अतीत की बातें जब सामने आएंगे तो और लोगों के सामने बहुत अच्छे उदाहरण प्रस्तुत होंगे? वो तो नहीं है। जो काम इतिहास पढ़ाना लिखना आपका सरकार का काम नहीं होता, ये इतिहास। और अगर आप एकेडमिक आजादी नहीं देते हैं तो फिर वो शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है। अगर आप लोगों को सोचने समझने की स्वतंत्रता नहीं प्रदान करते कि आप अपने दृष्टि से सोचिए, तथ्य जो आप ये है, अब अपने दृष्टि से सोचिए उसमें क्या सही है क्या गलत है। अब आप अपना दृष्टिकोण लोगों पर लादना का प्रयास करेंगे तो वह बेहतर एजुकेशन सिस्टम नहीं है, वह बेहतर इतिहास लेखन नहीं है, और यह कोई भी पढ़ा लिखा समाज इसको स्वीकार नहीं करता। तो ये जो बात ये करना चाहते हैं अपने, आप देखिए ना कि न्यायपालिका के बारे में पिछले भी दिनों में किस तरह का विवाद उठा था। जी 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 इसी तरह की बात कही गई थी। न्यायालय ने उसका संज्ञान लिया, बस आज तक उस पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। तो न्यायालय ने मान लिया कि एक संवैधानिक संस्था उसे संज्ञान ले लिया, उससे बात कही, उसके पास कार्रवाई करने का अधिकार थे, मान हटा दिए। लेकिन अगर आप थोपेंगे तो आम आदमी इस पर प्रतिकार करेगा। और जो बातें कहना चाहते हैं, ये बातें इनके लोग और इनका जो विभिन्न इनके संगठन है, वो तो जमाने से कहते चले आ रहे हैं। अब आप सरकारी माध्यमों से कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पहले भी आपकी बातों को लोगों ने नहीं स्वीकार किया, इसको भी नहीं स्वीकार करेंगे। नहीं सर, ये सब ठीक है सर, ये जो आप कह रहे हैं कि एक एजेंडा के तहत हो रहा है, लगातार हम लोग है ही है कंप्लीटली। वो कहीं होता है ना कि आप भरते जाइए, और अब तो भाई जब शिक्षा में होगा तो अल्टीमेटली पढ़ना पड़ेगा, सवाल होगा, ठीक है, आपका अपना है। मगर इसमें दूसरा पक्ष ये भी है कि आज आप सत्ता में हैं, कब तक आप सत्ता में हैं? कल जब बदलेगा तो फिर देखिए, जो हम कहते हैं, वही जो मैंने कहावत से शुरू किया था वही खत्म करना चाहूंगा कि जब आप बबूल बोइएगा तो आम तो होंगे नहीं उसमें। तो कल जब बदलेगी सत्ता, नए आएंगे, नई हुकूमत होगी, तो फिर टिट फॉर टैट तो अब हो रहा है। आपने जितना वैमनस्यता फैला दी, तो फिर कल ये सब भी तो होगा ना, जो मैं कह रहा था कि ये सब फिर हम हमारा वक्त आएगा तो हम ये चीजें बताएंगे देश के युवाओं को, जो नई आने वाली पौधे की क्या क्या हुआ उस दौर में, जो ये काल था, मोदी ईरा था, क्या क्या नहीं हुआ, तो फिर हम भी ये शायद उजागर किया जाएगा। फिर उसमें आपने जो कहा कि वो तो जूता फेंकने वाला भी चैप्टर हो सकता है कि जूता फेंका गया, किस पे फेंका गया, वो अब उसको बताने की इसलिए आवश्यकता नहीं, आज का तो दौर जान ही जान रहा है। या क्या कहा गया उनके बारे में कि भाई अकेला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर चोर नहीं है, वो भी तो सो क्या कहिएगा सब पर कि यही होगा फिर आप जो बोइएगा? नहीं, बिल्कुल होगा। या इसको संजीव जी, कोई इनको सत्ता से जाने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आज कहा जा रहा है, आज सभी बातें लोगों के सामने है। इसी को ढकने के लिए या इस तरह का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाली हुकूमत है वो भी फिर ऐसे ही पढ़ाएंगी बच्चों को कि ये वो भी पढ़ेगी, वो पढ़ेगी, वो दोनों की तुलना करेगी। एक तुलना ये करेगी कि इमरजेंसी जब 1975 में लगी, उस समय हालात क्या थे। इमरजेंसी का समर्थन कोई नहीं करता, निजी तौर से मैं बिल्कुल नहीं समर्थन करता। नागरिक आजादी को प्रभावित करने वाली कोई भी कोशिश सरकार के द्वारा भी अगर की जा रही है, वह निंदनीय है, उसकी आलोचना होनी चाहिए, उसका विरोध होना चाहिए। मैं इमरजेंसी लगाए जाने का विरोध करता हूं, लेकिन इमरजेंसी लगाने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी उसके लिए प्रायश्चित किया, और उन्होंने कहा कि इस बात की गलती हुई। कांग्रेस पार्टी आज भी कहती है कि उससे गलती हुई।
जनता ने हटा दिया था, जनता ने उसको अच्छा, नहीं नहीं, वही कह रहा कि आज भी कांग्रेस कहती है, आज भी राहुल गांधी कहते हैं कि गलती हुई, उन्होंने उसके लिए माफी भी मांगते हैं वो। आप क्या कर रहे हैं? और जनता ने उसका प्रतिकार किया। 1977 का चुनाव हुआ, जनता ने उनको सत्ता से बाहर कर दिया। लेकिन 1977 में जब चुनाव हुआ, उस समय राजनीतिक दलों को तोड़ने की कोशिश नहीं किया था इंदिरा गांधी ने कि इनको कमजोर कर दो, इनको जेल में रखो, इनके बैंक खाते सीज कर दो। वो तो नहीं हुआ। प्रत्येक नेता जेल से छोड़ दिया गया और एक पूरे देश में एक तरह का एक चुनाव हुआ। किसी को मताधिकार से वंचित नहीं किया गया। नहीं, वो घोषित आपातकाल था, इसको लोग अघोषित आपातकाल कहते हैं, इसको कहते हैं। तो घोषित आपातकाल में वो काम नहीं हुए, जो हो रहा है। आप अगर किसी का मतलब, क्या ये लोग पढ़ेंगे नहीं? क्या मध्य प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव के समय में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र क्यों खारिज किया गया था? या आप रोक लेंगे इसको? आज रोक पा रहे हैं क्या? सब लोग पढ़ रहे हैं ये कौन से कारण थे। आप कितनों झूठ बोल लीजिए, कितनों लोगों को तो बरगलाने की कोशिश कर लीजिए, पढ़ेंगे ना लोग। ये जानेंगे नहीं कि जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ था तो 90 लाख लोगों को मताधिकार से वंचित किया गया था, उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया। 27 लाख जो एक कह रहे थे कि मैं साहब जिंदा हूं, उनका नाम तार्किक विसंगति के नाम पर उनका नाम मतदाता सूची में डाला गया। ये लोग पढ़ेंगे नहीं, ये पढ़ नहीं रहे हैं। ये देखेंगे नहीं कि देश में किस तरह के हालात है। चुनाव करा देना लोकतंत्र के लिए पर्याप्त नहीं है। चुनाव एक लोकतंत्र का एक हिस्सा है। नागरिक आजादी उसके लिए महत्वपूर्ण है, मूल अधिकार उसके लिए महत्वपूर्ण है, एक धार्मिक स्वतंत्रता एक प्रमुख तत्व है। ये कहां चलने दे रहे हैं आप? एकाधिकारवाद का आपके पोषक होकर के आप लोकतंत्र के समर्थक कह जाएंगे? संभव है ये पहली चीज तो ये है कि आज हमको ये नहीं पता है कि अतीत के को लेकर के हम उसको जानना चाहेंगे कि अतीत में क्या हुआ था, लेकिन अतीत के नाम पर हम वर्तमान को भूलना नहीं चाहेंगे। लोग वर्तमान को याद रखेंगे। आज जब आप इतिहास लिख रहे हैं जो भी, तो वर्तमान के सामने वो वर्तमान देख रहा है ना। आज की पीढ़ी तो उसको देख रही है, तो आज को भी देख रही है और अतीत को भी जानना चाहती है। आप उसको सामने बिल्कुल लाइए, लेकिन अगर आप एक पक्षी तरीके से लाएंगे तो लोग स्वीकार नहीं करेंगे उसको। क्यों? कि ऐसा नहीं कि जो तथ्य आप रख रहे हैं वही तथ्य दुनिया जानेगी। इससे इतर भी इतिहास लिखा जाता है। इतिहास लेखन एक स्वतंत्र प्रक्रिया है और इतिहास लेखन की आजादी प्रत्येक समुदाय ने दी है, प्रत्येक समाज ने दिया है। तभी वो समाज विकसित हुआ, तभी उसमें वो तमाम अवगुणों से मुक्ति पा लिया जिसके लिए कभी कभी उस समाज की आलोचना की जाती रही होगी। इतिहास हमको सिखाता है, हमको सुधरने का, अपने आप के परिमार्जन का, अपने विकास करने का, कमियों को दूर करने का एक अवसर प्रदान करता है। आप क्या कर रहे हैं? देश अगर देश का नागरिक तो आज ये कहने लगा हुआ है ना कि अच्छा हुआ कि आजादी के समय सत्ता में नहीं आए। अगर ये लोग आजादी के समय में सत्ता में आए होते तो क्या लोकतंत्र बचता क्या हमारे देश में? जिस तरह का विकास हमने आपने कर लिया, शिक्षा में, विज्ञान में, आर्थिक क्षेत्रों में, कृषि में, तमाम जहां हमने विकास किया, वो आज संभव है क्या? आज प्राथमिकताओं में है वो? बिल्कुल। किस तरीके से तार्किकता, वैज्ञानिक सोच आप में है ही नहीं है, उसको स्वीकार करने के लिए आप तैयार नहीं होते। तो इनके ये जो कोशिश भी कर लें, उन कोशिशों से आज का जो दौर है वो छिप जाएगा, ये संभव नहीं है। कतई संभव नहीं, कतई संभव नहीं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनकी जो मंशा है, नियत है, वो बहुत स्पष्ट है। वो जो करते हैं, और हमने तो वो हम तो वो एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो आज कर रहे हैं, तो कल मोदी भी पढ़ाए जाएंगे कि मोदी के कार्यकाल में क्या क्या जो आप पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, वो जो आपातकाल, तो ये भी पढ़ाया जाएगा। राजीव कुमार भी पढ़ाए जाएंगे, ज्ञानेश कुमार भी पढ़ाए जाएंगे, इलेक्शन कमीशन इंडिया भी पढ़ाया जाएगा। हमारी न्याय प्रणाली जो उसके मुखिया गण थे वो भी उस सिलेबस का हिस्सा बनेंगे, सब कुछ हिस्सा बनेगा। फिर कोई अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि ये परंपरा, ये परिपाटी, इस तरह की जो एक वैमनस्यता भरी जो एक शिक्षा, उसकी शुरुआत आप करें। मैं शुक्रिया अदा करूंगा अरुण सर, माफ कीजिएगा सुनील सर, बहुत आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद। तो मित्रों, आप सुन रहे थे हमारी ये चर्चा, और ये चर्चा हम कर रहे थे कि इमरजेंसी पाठ्यक्रम में आ रहा है, और पहले भी ऐसा हुआ है कि कैसे क्या क्या चीजें आपको एक जो एजेंडा के तहत है वो करने की कोशिशें हो रही। लेकिन मैंने जो कहा कि आज आप कर रहे हैं, कब तक आप हैं? कल जब नई सत्ता होगी, नई हुकूमत होगी, तो फिर वो क्या क्या करने वाली है। क्योंकि
जहां से शुरू हुआ था, मैंने बीच में उसको दोहराया था, फिर दोहरा देता हूं कि आप जो बो रहे हैं काटना आपको वही पड़ता है। इस चर्चा में इतना ही। आपकी अपनी क्या राय होगी, आपकी अपनी टिप्पणी जो हो जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कीजिएगा, राय दीजिएगा, और अच्छी लगे चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।